बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़ सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर अपनी मुख्तसर राय जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। इसी के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और नई रवायत कायम होने जा रही है। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी कदम करार दिया। भुट्टो साहब के हवाले से जी। एक बड़ा फैसला सुनाया और भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जो या शायद दुनिया की तारीख में जो बड़े लीडर्स गुजरे हैं उनमें भुट्टो साहब का नाम आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बगैर तो तारीख मुकम्मल नहीं होती। जब मीडिया में आमद हुई तो उसके बाद कई ऐसी शख्सियात से विज़ुअल न्यूज़ के अंदर गुफ्तगू हुई, जिसमें प्रोफेसर गफूर अहमद साहब, अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए, वो और भुट्टो साहब के उस दौर के जो साथी थे जो बाद में उनका साथ छोड़ गए थे या जो साथ रहे, बहुत कम उनमें हयात हैं इस वक्त। तो उन सबको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास था कि उस वक्त जो है गफूर अहमद साहब ने ख़ास तौर पे जो है प्रोफेसर गफूर अहमद साहब और काजी साहब भी, लेकिन गफूर अहमद साहब चूँकि उस वक्त वो मुज़ाकराती टीम का 77 में हिस्सा थे, बाद में कुछ अरसे के लिए वो ज़िया-उल-हक साहब के साथ जमात इस्लामी गई, फिर अलग हो गई। और जितने भुट्टो साहब के अगेंस्ट लोग थे जो कि PNA की मूवमेंट में थे, कुछ अरसे के बाद जो है वो बेनज़ीर साहबा ने जब और नुसरत भुट्टो साहबा ने जब MRD की तहरीक शुरू की तो उनके साथ वो उनके रफ़ाक़ात थे। सबसे ज़्यादा शदीद मुखालफत अगर मुख्तलिफ जलसों में या तकारीर के हवाले से अज़हर ख़ान साहब मरहूम वो एक लफ्ज़ कहा करते थे भुट्टो साहब को, और भुट्टो साहब भी आगे से उसी तरह से तनकीद किया करते थे। लेकिन फिर अज़हर ख़ान साहब जो हैं वो MRD मूवमेंट में बेगम नुसरत भुट्टो साहबा के साथ और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती महमूद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, बाकी सारी जमातें जो हैं, और कुछ अरसे के बाद जो है कुछ अरसे के बाद जो है वो जमात इस्लामी भी रफ्ता रफ्ता जो है वो ज़िया-उल-हक साहब से अलहदा होकर और भुट्टो साहब के हवाले से एक वो पूरी PNA की मूवमेंट के बारे में एक दफ़ा मैंने गफूर अहमद साहब से पूछा। मैंने कहा जी ये जो पूरी PNA की मूवमेंट थी, आपको किसी मरहले पे इस बात का एहसास हुआ कि अब जैसे तारीख़ में ये बात कही जाती है कि जी वो जो तहरीक चली थी तो उसके बाद एक अफ़गानिस्तान में जिहाद होना था, या जो भी सिलसिला होना था, अफ़गान वॉर होनी थी, तो आपको कभी एहसास हुआ, मतलब अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात कि इस पूरे जो PNA की मूवमेंट थी, ये ऑन रिकॉर्ड मैंने उनसे पूछा, उसके क्लिप्स भी हैं लेकिन वो मैं चलाना नहीं चाह रहा। तो उन्होंने, गफूर अहमद साहब ने एक बड़ी अजब बात की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कराए। वो कहते हैं, इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे शक या गुमान होता है कि उस वक्त कुछ ऐसे वाक़यात हकीकतन पेश आ रहे थे कि हम तो भुट्टो साहब के लिए निकले हुए थे और इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई थी, ये सारा, लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि वाकई शायद इसके पीछे हो, मतलब मैं इसको रूल आउट नहीं करता, मतलब ये उनकी बात थी। गफूर अहमद साहब, हमारी सियासी इख्तलाफ हो, इत्तेफाक हो, जो बड़े नाम गुजरे हैं ना, सादा लोग सियासत में जिन्होंने बहुत सादगी के साथ, कोई जिनके ऊपर आप समझें कि करप्शन का या किसी किस्म का तसव्वुर भी नहीं, और यानी कराची में जब MQM बनी और बड़ी उसने ताकत भी MQM ने पकड़ी, लेकिन गफूर अहमद साहब के हवाले से MQM की हमेशा उनके साथ मामला बड़ी इज्जत के साथ हमेशा, कभी यानी एक था शुरू उसमें 90s में जमात इस्लामी और MQM के काफ़ी, लेकिन यह है कि वो MQM हमेशा जो है वो गफूर अहमद साहब की। तो ये जो आज राय दी है
सुप्रीम कोर्ट ने। जी। अब जाहिर है कि जो कुछ होना था वो तो हो गया, फैसला हो गया तारीख का, लेकिन बहरहाल एक करेक्शन उसमें हुई कि भाई ये जो मामला पेश आया था वो क्या था क्या नहीं था। और उस वक्त जो है वो मेरी बेगम नुसरत भुट्टो साहबा से बहुत मुलाकातें रहीं, बेनज़ीर साहबा से भी रहीं, तो वो मुर्सा भुट्टो साहब से भी रहीं। तो ये है कि ये अब ये बड़ा अजब सा मामला है कि इतने सालों के बाद ये बात क्लियर हुई, और अच्छा है कि क्लियर हो गई। और वो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर राय दी उस पर, जैसे मैंने कल भी बात की थी, क्योंकि राय है, क्योंकि फ़ैसला तो एक हो चुका है, अब वो राय दी कि वो फ़ैसला उस वक्त जो है वो उस वक्त गलत फ़ैसला था और तारीख की जो है वो दुरुस्ती हो गई। अच्छा, अब इसमें जो है ये यहाँ पर दो तीन वाक़यात जो आज दूसरे हैं। एक तो ये है कि सूबाई काबीना हलफ उठा रही है जी। और उसमें जो है वो कोई मेरे ख्याल से अब अनयूजुअल मामला ऐसे कोई बड़े बात होगी तो उसमें हम बात कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने भी हलफ उठा लिया, पंजाब की सूबाई असम्बली ने हलफ उठा लिया, और वफाकी काबीना का इंतज़ार है कि वो कब हलफ उठाती है। आर्टिकल 45 आए मंजर आम पे और वो उस पर बहुत से इतराज़ात उठे हैं, और उसके ऊपर अब देखना ये है कि अदालतों की तरफ इलेक्शन कमीशन, अदालतें, बहुत उस पर सवालात उठ रहे हैं। ख़ुद जो हुक्मरां इत्तेहाद जो है उसमें भी मौजूद शख्सियात के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर। तो अब देखें उसके ऊपर क्या हतमी तौर पर क्या फ़ैसला सामने आता है और क्या कोई बड़े। लेकिन मैं बताऊँ इसमें ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, ये जो दौर गुजर रहा है, मतलब हम आप समझ लें कि ये वो दौर है जब ये तारीख़ का एक दौर होता है ना, कि आप कहते हैं कि जी ये पिछली सदी, उससे पिछली सदी, ये कोई तारीख़ के चंद साल होते हैं जिसमें वो पूरा एक दौर लिखा जा रहा होता है, कोई इनकलाब आ रहे होते हैं। मतलब एक तरह से हम इनकलाब के दौर से गुजर रहे हैं। ये वो सड़कों वाले इनकलाब तो नहीं है, लेकिन वो जिसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं कि जी जो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, और उसमें एक आलमी वबा भी देख ली जनरेशन ने, इसने बड़ी जंगें भी देख रहा है, और आगे क्या हालात, मईशतें गिर रही हैं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस दौर में। और 4 महीने 6 महीने साल बाद ये दुनिया कहाँ खड़ी होगी इसका किसी को कोई पता नहीं। और ये इस तरह से एक मोड़ है आया है अचानक, ये पिछले चंद हफ्तों में पूरी जो एक दुनिया की सियासत है, वो सियासत जियो पॉलिटिक्स ऐसे 180 या 360 डिग्री पे घूमती हुई नजर आ रही है। और वो इस तरह से है कि ट्रंप जो हैं वो मैदान में वापस आ गए हैं, वो मैदान में कूद गए हैं, और उनको जो निकी हेली हैं वो जो उस पार्टी के उम्मीदवार कौन होगा और इस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, यहाँ से तो बाइडन होंगे, ये तय था, लेकिन यहाँ से ट्रंप होंगे या उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में पहली सफ़ीर निकी हेली होंगी, इस पे कन्फ्यूजन चल रहा था। तो अब निकी हेली मैदान से बाहर हो गई। जो सुपर ट्यूसडे गुजरा, जिसमें 15 रियासतों से वोटर्स गए और उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव करके अपने उम्मीदवार को चुनना था, उन्होंने ट्रंप को चुन लिया। तो अब हम फिर घूम के 2020 में हैं, ट्रंप बमुकाबला बाइडन। अच्छा, मैंने मैदान कहा, लफ्ज़ मैदान इस्तेमाल किया, तो इस पूरे सिलसिले में, ठीक है, जहां पे ट्रंप बमुकाबला बाइडन, और कल जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब होगा, वो वुडरो विल्सन के दौर से चल रहा है। वैसे तो जॉर्ज वाशिंगटन, मैं उसमें नहीं जा रहा था तारीख में, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो फिर एक रुका भेजा करते थे खिताब होकर। अब स्टेट ऑफ यूनियन जो है वो वुडरो विल्सन के दौर से ये बाकायदा एक कांग्रेस से खिताब होता है, वो कल है, ठीक है। और उसमें ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी पूरी, यानी उनका इस दौरे सदारत का ये आखिरी खिताब होगा कांग्रेस से, ईवान से, और उसमें वो बताएंगे मईशत और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं और जो खारजा पॉलिसी पे क्या अचीव किया, मईशत क्या, जॉब्स क्या, वो उसका एक पूरा अहाता करेंगे। और इसमें जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैदान, इसमें एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। मैं गज़ा पे उसके बाद आता हूँ, लेकिन एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। और वाक़या ये हुआ है कि मैदान के लफ्ज़ से मुझे याद आया कि
और ये इसका जिक्र ज़रूरी है क्योंकि मैदान से जो है एक और शख्सियत वो जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई अपने ओहदे से। अच्छा, और वो जो शख्सियत है वो है विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड जो है ये नंबर 3 पोजीशन पे, यानी आप समझें कि प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो उनके दरमियान एक डिप्टी का ओहदा और फिर उसके बाद जो है वो विक्टोरिया न्यूलैंड। अब विक्टोरिया न्यूलैंड जो है वो अंडर सेक्रेटरी, तो अंडर सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने अपने ओहदे से वो मतलब उनको वो रिटायर हो गई हैं या उनको बरतरफ कर दिया गया है, जो भी कुछ हुआ है। लेकिन जो यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट का अगर वो देखें कि जिसमें उनका उनके जाने की बात है, अगर हमारे पास उसकी स्लाइड हो तो उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो विक्टोरिया न्यूलैंड के जैसे, यानी इस तरह से लग रहा है वो स्टेट डिपार्टमेंट वो नहीं है मेरे ख्याल से, इस वक्त हम पुराना दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उनके ऐसे ही उनकी तारीफ वगैरह की है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, जैसे किसी होता है ना कि स्टेट डिपार्टमेंट की कुछ चला जाए, रुखसत हो जाए दुनिया से, तो जिसकी तारीफें होती हैं ना, इस तरह से उन्होंने एक उनकी तारीफ उसमें की हुई है। तो ये जो विक्टोरिया न्यूलैंड है, इनका इस मरहले पे जाना ये बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, ये एक तो बात ये हम कर सकते हैं ना कि ये इसलिए चली गई कि ये जो है ये चाहती होंगी कि डिप्टी सेक्रेटरी बने, और वो डिप्टी सेक्रेटरी की पोजीशन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़ाहिर है कि चाहती होंगी कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी नंबर 2 पोजीशन पे आ जाऊँ, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन इनका जाना इस मरहले पे बड़ा सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पुरानी सर जंग है, पुरानी सर जंग जो कोल्ड वॉर 1.0 ख़त्म हुई है और अब कोल्ड वॉर 2.0 चाइना से है, लेकिन वहाँ पे एक हॉट वॉर शुरू, मतलब ये अभी ये खिचड़ी सी पकी हुई है पूरी दुनिया में। लेकिन रशिया की जो एक वहाँ पे यानी वही कि दुनिया की सफारतकारी या अमेरिका की सफारतकारी जॉर्ज कैनन के नाम के बगैर हम नामुकम्मल समझते हैं। बस जॉर्ज कैनन जो हैं वो एक ऐसा नाम है कि ये जब फॉरेन अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तो वो तो पुरानी उसकी हिस्ट्री है, लेकिन उनका जो फॉरेन सर्विस है जो 1924 या 25 में बना फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट, तो वो जो बना तो उसमें अगले ही साल यानी 1924 में वो बना, तो 25 में उसमें जॉर्ज कैनन आ गए थे उसके शुरू के सफारतकारों में। 1925 में जॉर्ज कैनन उसमें आ गए, और जब अमेरिका की और उस वक्त के सोवियत यूनियन के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए, तो जो पहले सफीर गए अमेरिका के, उनके साथ यंग जॉर्ज कैनन थे, नौजवान। सही। और उसके बाद वो मतलब अब आप देखें कि ये 20s है, यानी ये पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान का दौर है, और इस दौरान वो मॉस्को जा रहे हैं, उस दौरान यूरोप जा रहे हैं, फिर जंग अजीम हो रही है, फिर मतलब सारा उनका वो उन्होंने रशियन बहुत सारी उन्होंने ज़बानें अपने सीखी इस दौरान, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पोस्टिंग्स रहीं। लेकिन जॉर्ज कैनन जो है वो 47 में वो मॉस्को में थे। सही। तो जॉर्ज कैनन ने मॉस्को से उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उनको एक पैगाम भेजा। वो जो पैगाम है वो अमेरिका की या दुनिया की जो सफारती तारीख है उसमें वो द लॉन्ग टेलीग्राम कहलाता है। द लॉन्ग टेलीग्राम जो है वो 8000 अल्फाज पे मुश्तमिल एक टेलीग्राम उन्होंने भेजा, और वो जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम के साथ ही जो फॉरेन अफेयर्स उस ज़माने का, उसमें उनका एक मजमून भी शाये हुआ, और वो मजमून उन्होंने एक्स के नाम से लिखा, मिस्टर एक्स के नाम से। लेकिन उस मजमून की जो है उस ज़माने का ये है मिस्टर एक्स के नाम से। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि उसमें उन्होंने लिखा
उस लॉन्ग टेलीग्राम में जॉर्ज कैनन ने कि जी ये जो आपका अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं सोवियत यूनियन से, ये बहुत दोस्ताना है, और ये दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं ये आगे जाके ख़राब होने जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं रशिया पे, और अगर हम थोड़ा सा दबाव डालें तो या तो रशिया हमसे बात करने पे मजबूर हो जाएगा सोवियत यूनियन, या वो अंदर से टूट जाएगा चंद सालों के बाद। लेकिन हमें उनके साथ अपनी टोन चेंज करनी होगी। ये उन्होंने इस टेलीग्राम में लिखा। एक टेलीग्राम छपा जो कॉन्फिडेंशियल था, बाद में मंजर आम पे आ गया कई सालों के बाद, और एक साथी एक्स के नाम से उन्होंने, क्योंकि बाद में ये रशिया में एम्बेसडर भी लगे, सोवियत यूनियन में एम्बेसडर भी लगे अमेरिका के। तो सोवियट्स को पता नहीं था उस वक्त, यह पता होगा शायद कि हमारे पास जो बंदा है इसी ने ये 3-4 साल पहले जो है ये भेजा है वहां पे। एनीवे टेलीग्राम। अच्छा, अब वो टेलीग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस टेलीग्राम में उन्होंने तनकीद की अपनी कि जी आप बहुत दोस्त हैं और इस तरह से नहीं काम चलेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। और वो टेलीग्राम फिर बुनियाद बनता है अमेरिका की जो तमाम पॉलिसी रही सोवियत यूनियन के साथ सरजंग के दौरान, और नेटो भी उसी में तश्कील हुई कि उसने जॉर्ज कैनन ने कहा था कि यहां पर आप ये जो गुडी गुडी, क्योंकि दूसरी जंग अजीम तक अमेरिका और रशिया साथ थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन साथ इत्तेहादी थे। दूसरी जंग अजीम में दोनों मुल्क साथ थे, और दोनों मुल्कों ने साथ मिलकर जो दूसरा इत्तेहाद था जिसमें जर्मन, हिटलर और ये जापान पे बम गिरा दिए, और ये एक इत्तेहाद उधर था और एक इत्तेहाद इधर था जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका एक साथ थे। जंग अजीम खत्म हुई तो जॉर्ज कैनन ने कहा कि नहीं, ये गड़बड़ यहां शुरू हो गई है और अब आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। नेटो बना, उस नेटो की तकरीब में मौजूद थे, और जॉर्ज कैनन जो हैं वो बाद में खैर इनके इख्तलाफ वगैरह हुए और वो दूसरी बातें, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि जॉर्ज कैनन 2005 में उनका 101 साल की उम्र में उनकी वफात हुई। लेकिन जॉर्ज कैनन जो है, अच्छा ये बड़ी जो कहते हैं ना कि उस वक्त उन्होंने कहा कि अंदर से टूट जाएगा सोवियत यूनियन अंदर, और एक्चुअली ऐसा हुआ कि अंदर से ही सोवियत यूनियन ये अफगान जंग के बाद टूट गया। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं कि ऐसी शख्सियात हैं कि वो कई सालों के बाद उनकी जो आप पढ़ें किताबें या उनकी तहरीरें पढ़ें तो आप उसमें से बहुत कुछ आपको पता चलता है कि ये बात कैसे लिखी, ये बात कैसे कही थी जॉर्ज कैनन। तो जॉर्ज कैनन ने जो है, अच्छा ये जो अगर आप देखें ना, ये इनकी पॉलिसी ये थी, जो फर्स्ट स्लाइड हम दिखाएं, कि कंटेन कर दिया जाए। फर्स्ट स्लाइड में वो कहते हैं कि 47 में इनका है कि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि जिस किसी ने देखना हो तो वो ऑफिस ऑफ हिस्टोरियन जो स्टेट डिपार्टमेंट का है, जॉर्ज कैनन ने कंटेनमेंट एक्स के नाम से आर्टिकल लिखा और कहा कि सोवियत यूनियन को कंटेन करना पड़ेगा। कंटेनमेंट की पॉलिसी जो ना चाइना को कंटेन करने की थोड़े अर्से पहले ताकि उन्हें कंटेन करना पड़ेगा, एक जगह रोकना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया में ये सोवियत अपना एक सिस्टम लेकर आ जाएंगे जो वेस्टर्न निजाम के मुखालिफ होगा, तो हमें कंटेन करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैं जो बात ये कह रहा हूं कि कई सालों के बाद 1998 और 97 में, पहले तो 1997 में इनका न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इन्होंने जो है वो एक इनका दोबारा एक मजमून आपके सामने आता है, अ फेटफुल एरर, जो थर्ड स्लाइड है। वो ये कहते हैं, जॉर्ज कैनन लिखते रहे, फिर 101 साल की उम्र में इनकी वफात हुई, तो 2005 में हुई, तो मैं अब बात कर रहा हूं 97 की वफात से। उसमें वो कहते हैं कि जी इन 1996 इंप्रेशन वाज अलाउड, जॉर्ज कैनन का मजमून है 5 फरवरी 1997 का। वो कहते हैं कि ये समहाउ डिसाइडेड टू एक्सपेंड नेटो, अगर रशिया के बॉर्डर तक चला गया तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो फॉर्मल डिसीजन कैन बी मेड बिफोर द लाइन्स नेक्स्ट समिट, ये होने वाली थी समिट अगले साल। वो ये कहते हैं कि ये फेटफुल एरर होगा कि अगर नेटो को आपने एक्सपेंड किया, नेटो को अगर आप रशिया तक ले गए तो ये इलेक्शन होने वाले हैं, और ये आगे जाके सबसे बड़ी गलती होगी कि आपने नेटो को अगर रशिया को, यानी मैंने ये हमेशा रशिया, सारी जिंदगी रशिया को पढ़ाते रहे, उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर आप रशिया के बॉर्डर्स तक ले गए नेटो को। फिर उसके बाद जो है वो अगले साल 98 में इन्होंने दोबारा यही बात की। फॉरेन अफेयर्स
ये सेकंड इनका। और ये जो बात इन्होंने की, जो नेक्स्ट ईयर का सेकंड स्लाइड है, फॉरेन अफेयर्स नाउ एवर्ट फ्रॉम एक्स। अच्छा, ये जो है ये थॉमस फ्रीडमैन के साथ इन्होंने बात की। हिज वॉइस, जब थॉमस फ्रीडमैन मिलने गए तो 94 साल के थे वो, कहते हैं जॉर्ज थॉमस फ्रीडमैन कहते हैं मैं मिलने गया, बहुत बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी, ये था वो था सारा। और ये आर्किटेक्ट उस आदमी से मिलने पहुंचा जो सक्सेसफुल कंटेनमेंट सोवियत यूनियन की वन ऑफ ग्रेटेस्ट अमेरिकन स्टेट्स में। वो उसने आगे से मुझे क्या कहा, अब ये अल्फाज देखें आप जरा, ये जॉर्ज कैनन के अल्फाज हैं 1998 के। आई थिंक इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। एक कोल्ड वॉर खत्म हुई है अभी, यानी सोवियत यूनियन टूटा है। 98 में आपको कोई कोल्ड वॉर, ना चाइना नजर आ रहा है ना कोई। जॉर्ज कैनन क्या कह रहा है ये देखें आप। आई थिंक इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू कोल्ड वॉर फ्रॉम हिज प्रिंसटन होम। आई थिंक द रशियंस विल ग्रेजुअली रिएक्ट क्वाइट एडवर्सली एंड इट विल इफेक्ट देयर पॉलिसीज. NATO expansion was simply a high-hearted action by a Senate that has no real interest in foreign affairs. यानी जॉर्ज कैनन जो है वो ये कह रहा है 1998 में सोवियत यूनियन टूटा हुआ है बिल्कुल, कहीं आपको दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आ रहा कि जी दोबारा रशिया इस पोजीशन में आएगा कि खड़ा. What bothers me is how superficial and ill-informed the whole Senate debate was. ये उस वक्त मौजूद थे क्रिएशन ऑफ नेटो के वक्त, और जिन्होंने 1947 में आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स में एक्स के नाम से, जिसने कोल्ड वॉर कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई थी, वो जो बात मैंने की. वो आगे कहते हैं कि आई वाज पर्टिकुलरली बॉदर्ड बाय द रेफरेंस टू रशिया एज अ कंट्री डाइंग टू अटैक वेस्टर्न 12. तो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी ये इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जैसे नेटो की जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से डिबेट हो रही है जैसे रशिया अटैक करने जा रहा है. ये ऐसा नहीं हो रहा, बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप वहां तक ले गए. अब विक्टोरिया न्यूलैंड जो आई, तो विक्टोरिया न्यूलैंड जो हैं वो उन्होंने आके एक नई यहां पे आज से 10 साल पहले 2024 से आप चले जाएं 2014 में विक्टोरिया न्यूलैंड जो हैं वो फॉरेन सर्विस में रहीं. वो बुश के साथ भी थी, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बुश के साथ थी, डिक चेनी के ऑफिस में थी ज़्यादा उनकी, और फिर उसके बाद वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में. तो वो जो, और फिर वो ब्रसल्स में एम्बेसडर रहीं, फिर वो ये जो पूरा स्टेट डिपार्टमेंट का यूरोप का है महकमा, उसको देखती रहीं, डिपार्टमेंट है. लेकिन वो जो है वो जो यूक्रेन पॉलिसी थी जिसमें ये एक बगावत हुई और रिजीम चेंज हुआ यूक्रेन के अंदर, उसकी वो आर्किटेक्ट थी. और वो हमेशा बड़ा इस पे फख्र भी महसूस करती रही कि जो भी यूक्रेन के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी बनी हुई है इसको मैंने बनाया है. बिल्कुल ऐसे जैसे जॉर्ज कैनन ने कहा था कि नहीं रशिया रिएक्ट करेगा, तो मैंने उससे बिल्कुल उल्टा काम किया. और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो उस वक्त जो वहाँ के एम्बेसडर थे या तो उनके साथ एक कॉल लीक हुई इनकी, और फिर मतलब है कि मतलब इन्होंने उसमें रिजीम चेंज हुई, नेटो में आएंगे, यूक्रेन आएगा, कुछ नहीं होगा. फिर ये 2-3 साल पहले तक ही जी रशिया जो है ये नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर जर्मन्स के साथ, इसके साथ उसके साथ, कि रशिया 2-4 दिन की मार है और ये है और वो है, तो पूरा एक दुनिया तसानुम की खड़ी होगी. अब इस मरहले पे जो है वो विक्टोरिया न्यूलैंड चली गई आज. अभी ये चूंकि बहुत खबरें हैं, 2-3 महीने पहले इनकी अनाउंसमेंट हो गई थी कि इनको भेज दिया जाएगा. लेकिन यह है कि वो इस पूरे शोर में जो और बहुत सारी खबरें हैं विक्टोरिया न्यूलैंड की रिटायरमेंट या उनका भेजे जाना, आखिर तक शायद ये कोशिश होती रही कि रुक जाएं, इनकी खुद ख्वाहिश थी, दूसरी नॉमिनेशन हो गई थी, सब कुछ हो गया था. इधर यूक्रेन पॉलिसी पे क्या हुआ है, ये एक सवाल है. क्या अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी जो है उसमें कुछ ऊपर नीचे मामला हो रहे हैं? क्योंकि ये ऐलान जो हुआ है उसके साथ ही एक और बड़ी बहुत हैरान कुन जो है वो खबर है मेरे सामने, और वो ये है कि जो रशिया के इंटेलिजेंस चीफ हैं, ये तास को मैं कोट कर रहा हूँ, 5th स्लाइड मैं कोट कर रहा हूँ तास को, कि रशिया के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो CIA बर्न्स के जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, उनके साथ वो एग्रीमेंट पे बिल्कुल तैयार हैं. वो एग्रीमेंट के जो भी हमारे मामलात हैं आपस में वो कभी लीक नहीं होंगे. अच्छा, जो भी हम बात करते हैं 1-on-1 मीटिंग में या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या जो भी हमारी मुलाकातें होती हैं वो कभी लीक नहीं होंगी. अच्छा, ये ध्यान में रखें कि जो विलियम बर्न्स हैं वो रशिया में, मॉस्को में एम्बेसडर रहे हैं
अमेरिका के, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त रशियन बोलते हैं, यानी जॉर्ज कैनन के साथ इनकी काफ़ी यानी ज़बान और वो एक होता है ना ख़ास ओहदे पे पहुंच जाते हैं आप। अब इशू ये है सारा कि विक्टोरिया नुलैंड चली गई। अच्छा, इन्होंने बहुत ज़्यादा उस वक्त जब ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का एक्सप्लोजन हुआ या इसके ख़िलाफ़ थी या सारा कुछ हुआ सब, अब अचानक यूक्रेन उस वक्त जबकि चाइना कोशिश कर रहा है एग्रीमेंट की, दरमियान में एग्रीमेंट हो जाए, प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है, विक्टोरिया न्यूलैंड वो बनाई ही ये पॉलिसी उन्होंने, ये 10 साल की पॉलिसी यूक्रेन पे जो बनी है। कल जो स्टेट ऑफ यूनियन का खिताब हो रहा है इसमें यूक्रेन की फर्स्ट लेडी नहीं आ रही, उन्होंने कहा मैं नहीं आ रही, उनको बुला के बिल्कुल जो जिल बाइडन है, डॉक्टर जिल बाइडन जो फर्स्ट लेडी अमेरिका की, उनके साथ वाली सीट दी गई थी, उन्होंने मैं नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही वो नहीं पता, लेकिन उसकी कई वजूहत बयान हो रही हैं। एक तो ये कि वो वहाँ पे उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इशू ये है कि क्या यूक्रेन पॉलिसी में तब्दीली, यूक्रेन पॉलिसी में तब्दीली का मतलब ये है कि एक जंग छिड़ गई है और उसमें शायद अमेरिका अब उस जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। ट्रंप अगर आ गए तो ट्रंप की बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी है यूरोप पे, और यहां पे यूरोप के मुल्कों को अब ये देखना है कि अगर ट्रंप आ गया, दोनों आमने सामने हो गए ना। अच्छा, बाइडेन कह रहे हैं भाई आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, अमेरिकन अवाम और दुनिया वालों, या अब ट्रंप है या मैं हूं, तो मतलब सुन लो, या ये है या मैं हूं, बस खत्म, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब दुनिया तैयार हो रही है कि ट्रंप या बाइडेन। अच्छा, अब इशू ये है सारा इसमें कि अच्छा यहां पर गजा पे अभी तक सीजफायर नहीं हुआ और ये दो जंगें। अच्छा, अब पूरे जो पाकिस्तान, दुनिया, खित्ता, मईशतें, जंगें, आने वाले दिनों में इशू, चाइना क्या करता है, रशिया क्या करता है, मुल्क क्या पॉलिसीज इख्तियार करते हैं, इंटरनल डिस्कशंस उनके प्रेसिडेंशियल, यानी हुकूमत भी कमज़ोर हो गई है अमेरिका की ना, कि प्रेसिडेंशियल उसमें चले गए ना। उसने आते ही ट्रंप ने कहा कि जी गजा के अंदर मैं तो यानी वहाँ प्रॉब्लम गजा में इसराइल को ख़त्म करनी होगी। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, क्या खड़े हैं, उन्होंने कहा कि मैं होता तो ये होता ही नहीं, ठीक है, मैं होता तो यूक्रेन भी ना होता, मैं होता तो ये गजा वाली। तो वो दुनिया ज़रा तैयार हो रही है कि एक मिनट ज़रा, वो प्लान ए प्लान बी क्या है, चाइना भी देख रहा है, यूरोप के मुल्क देख रहे हैं। ये अगले जो 7-8 महीने हैं ये बहुत, और उसके बाद भी, यानी आप याद करें ना कि 2020 में ट्रंप किस तरह निकले थे व्हाइट हाउस से, कैपिटल हिल पे क्या होता है, एक बिल्कुल शिकस्त खुर्दा, दुनिया पीछे लगी है, अकाउंट बंद कर दिया गया, ये हो गया, और जो है वो 4 साल के बाद जो वापसी हो रही है, रिटर्न ऑफ द ट्रंप के लिए, प्रोबेबल रिटर्न ऑफ, उसके लिए दुनिया तैयार हो रही है। और विक्टोरिया न्यूलैंड हट गई बीच में, अचानक खामोशी थी। इतना बड़ा चेंज है, जो लोग भी समझते हैं इसको इसी दौरान, क्योंकि इनका नॉमिनेशन तो हो गया था दूसरे बंदे का, लेकिन ये रुक जाएंगी, ये था आखिर तक। और खासतौर पे तो पुतिन कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा सारा। ये मैं सिर्फ एक बात कर दूं, ये जब 2007-8 में ये जब यूरोप में थी, तो ये उस वक्त नेटो को कन्विंस कर रही थी कि अफगानिस्तान में नेटो आए। नेटो के कई ममालिक आना नहीं चाह रहे थे अफगानिस्तान में, तो ये उस वक्त कन्विंस कर रही थी। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 जो है उनकी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, बड़े तनाज़ात खड़े हुए हैं उसके ऊपर कि उसमें मतलब सभी उसको देख के कुछ हैरान और परेशान हैं कि उसके ऊपर तब्दीलियाँ किस तरह से हैं, फिर क्या है, वो ट्रिब्यूनल्स में अब जाएंगे, वो क्या उसके ऊपर मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक डिबेट छिड़ी हुई है उसके ऊपर। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वफाकी काबीना का नाम सामने आ जाए तो फिर अंदाज़ा होगा कि कैसे, कहाँ पे, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी काबीना का अनाउंस हो गया, वहाँ पर भी अनाउंस हो गया, पंजाब में, बाकी जगहों पर भी। तो अगले 2-4 रोज़ में हुकूमत साजी का फेज़ है अभी। उसके बाद फिर ये कि ये किस तरह मामलात आगे जाते हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया में वो एकदम रमज़ान में अब अल्लाह ताला खैरियत से लेकर रहे, 3-4 रोज़ रह गए, लेकिन जंगबंदी नहीं हो सकी। और जंगबंदी गजा में नहीं हो सकी बावजूद इसके कि वो पीर के रोज़ होनी थी, बावजूद इसके मंगल के रोज़ नहीं हुई, बावजूद इसके बुध का रोज़ गुजर गया, बावजूद इसके कि हमास का डेलीगेशन वहाँ मौजूद है, इसराइल का नहीं पहुँचा। इसराइल के अंदर जो है वो नेतन्याहू, अच्छा बाइडेन अब थोड़ा सा उन्होंने इसराइल की फेवर, फिर मतलब वो दरमियान में फंसे हुए हैं कि किस तरफ मैं जाऊँ, इसराइल नाराज़ हो जाएगा, वो ट्रंप सामने आ गया, वो इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स, वो चाहेंगे कि जंग को जल्दी ख़त्म करें। जो मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं या
इंडिया है या चाइना है या जो आसियान कंट्रीज़ हैं या जो अफ्रीकन है, यूरोप, वो सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि एक मिनट ठहर जाए, ये इस वक्त टर्मोइल सा है, जंगें छिड़ी हुई हैं, तो पोजीशनिंग कैसे करनी है अपने आप को आने वाले दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना भी देख रहा है कि भाई क्या सारे एकदम से मामलात ऐसे हैं। तो ये जो अरसा होता है ना, ये अरसा जिसमें इस तरह का टर्मोइल हो तो बहुत कुछ होता हो जाता है, क्योंकि वो कोई होता नहीं ना। एक वाशिंगटन है, वो अपने उसमें इंटरनल इलेक्शन में फंस गया, वाइट हाउस सब कुछ हो गया, आगे अगले चंद महीनों में डिबेट्स हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, मुबाहिसे शुरू हो गए, अच्छा बताओ तुमने ये जंग क्यों शुरू की, ये क्यों किया था, इसके बारे में क्या ख्याल, इसके तो एक वहाँ पे एक खप्पड़ी होती है, तो उसके नतीजे में दुनिया में बहुत कुछ ऐसे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, बस वाक़यात हो रहे होते हैं वहाँ से, ना कोई बयान ना कोई वो यहाँ तेज़ी के साथ दुनिया के वाक़यात से वो, क्योंकि ज़रा वहाँ पे हुकूमत कमज़ोर होकर अपने इलेक्शंस की तरफ जा रही होती है और अनसर्टन से माहौल वाशिंगटन में होता है। अब इसमें यह है कि एक तो यह है कि दो जंगें हैं और इनको, एक तो जंग है, एक है जाहिरियत, और वो हमला हुआ और उस हमले के पीछे क्या सूरत हाल बनी कई बरस की। एक जाहिर है कि उस हमास के हमले को आइसोलेशन में तो नहीं देखा जा सकता, उसके पीछे पूरी एक कहानी है, पूरी दास्तान है। अच्छा, अब ये है और खून से लिखी हुई दास्तान है। अब इशू ये है कि लेकिन वो अब हमास जो है वो उस पेरिस माहदे के ऊपर मौजूद है। वो इसराइल कह रहा है कि हम आप हमें लिस्ट दें, कि वो आप हमें लिस्ट दें कि कौन से लोग हमारे, कितने लोग आपके पास जिंदा हैं, उनके नाम बताएं जो आप पहले किस में छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं नहीं हम ये तो तय नहीं हुआ था पहले पेरिस के अंदर। तो इसराइल का डेलीगेशन कायरा गया नहीं, कायरा में हमास के लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो उम्मीद थी कि ये रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाएगी ये जाहिरियत। और अच्छा, यूरोपीय यूनियन ने साइप्रस से वो कॉरिडोर खोला है, जो 8 का कॉरिडोर है, वो वहाँ से खोला है ताकि गज़ा तक आ सके, साइप्रस दरमियान में। और जो टर्की है वो जाहिर है कि मतलब टर्की इस वक्त जो है वो रशिया और अमेरिका के नेटो अलाई है, लेकिन रशिया के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं टर्की के, और टर्की का पूरा गैस और ये जो यहाँ से जो गंदम के माहदे हैं सारे, उसमें टर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अरब दुनिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये बाकी ममालिक सब, इजिप्ट, सब की कोशिश है, यूरोप सबकी, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे हैं कि भी ये जंग जो है इसको जाहिर है, जंग ये असल में तो इस वक्त बिल्कुल उनकी उम्मीद होती है ना कि आज ख़त्म, उनको शायद खबरें भी नहीं पहुँच रही। मैंने आपसे कहा ना कि अब जो फुटेज हम बाहर दिखा रहे हैं जो टीवी स्क्रीन्स पे, ये कोई 1.5 महीना पुरानी फुटेज है। गज़ा में उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। गज़ा एक टोटल ब्लैकआउट है। गज़ा में ना कोई मीडिया है, हमें इतने लोग शहीद हो गए, ये वो है सारा जो कई हफ्तों पुरानी फुटेज है। अब गज़ा में क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग कैसे जिंदा हैं, कितने वहाँ पे जानो। आखिरी जो फुटेज आई थी वही थी जिसमें, जो कि सैटेलाइट की इमेज थी, जिसमें बहुत सारे लोग भागते हुए नज़र आ रहे थे कि वो खुराक उठाएं और उनके ऊपर बमों के अटैक्स हुए थे, और उसके बाद वो लोग जो हैं बच्चे और औरतें वो अपनी जानों से चले गए थे। उनकी भी तादाद का कुछ नहीं पता। अब ज़ख्मी भी बाहर नहीं आ रहे, ख़बरें भी बाहर नहीं आ रही, अंदर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जंगें हो रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन यह है कि वहाँ पे लाखों लोग मौजूद हैं। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में, और काहिरा जो है वो एक मरकज़ है, कतर एक मरकज़ है, अमेरिकन ने ज़बान दी है, माहिदा ड्राफ्ट हुआ है, यूरोप के अंदर ड्राफ्ट हुआ है, पेरिस में CIA के चीफ उसमें शरीक हुए हैं, और उसी की बेस पे फिर अमेरिका ने चाइना से बात की है। यहाँ हूतीज़ ने कहा है कि आइंदा परमिट लेके बहर अहमर से जिस जहाज़, आइंदा जो भी जहाज़ गुजरेगा वो हूतीज़ से परमिट लेके, यमन से की इजाज़त के बगैर यहाँ रेड सी से कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा, ये हमारा एरिया है, ये हमारा समंदर है, और यहाँ से आइंदा जो भी जहाज़ जाएगा पहले हमसे परमिशन लेगा, उसके बगैर कोई भी जहाज़ जाएगा तो हम उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। अच्छा, अब ये अगर यहाँ पे एक्सलेशन होती है, यानी यहाँ पे मामलात बढ़ते हैं, या मामलात बढ़ते हैं क्योंकि विक्टोरिया इंग्लैंड के जाने का मतलब ये है कि एक तरह, और ट्रंप की, इसका मतलब ये है कि अब यूक्रेन का मामला जो है वो कहाँ जाएगा, यानी एक तरह से पॉलिसी ही हट गई ना, तो फॉरेन ऑफिस से ही भेज दिया उनको, रिटायर कर दिया, रिटायर हो गई वो। तो ये जो है ये एक अजीब मामला हुआ है कि आप एक पॉलिसी जो मतलब बिल्कुल जॉर्ज कैनन की पॉलिसी की मुख्तलिफ अच्छा, जो शुरू की जॉर्ज कैनन की पॉलिसी थी ना कि नेटो होना चाहिए और सख्त करने, बाद में उसने कहा कि मैंने ठहर जाओ, जॉर्ज कैनन ने कहा मैं रशिया को टूट गया, मत समझो ये दूसरी कोल्ड वॉर की तरफ तुम जा रहे हो जो बात कर रहे हो।
उस वक्त लोग बात नहीं समझते थे, लेकिन अब आज की दुनिया में आप देखें तो जॉर्ज कैनन आपको देखें 98 में बात कहता नज़र आ रहा है, और 98 में तो सोवियत यूनियन के बाद रशिया की वो पोजीशन थी नहीं। वो कह रहा था कि नहीं मैं जानता हूँ रशिया बहुत सख्त, जो भी हाल है रशिया का, प्यूटिन वहाँ पे, और जाहिर है कि अजीब से मामला थे, उसने का बाउंस बैक करेगा, वो कर गया रशिया। अच्छा, अब इशू ये है कि वो जंग, ये जंग, दूसरी मालदीव के साथ जो इलेक्शंस हुए, तो मालदीव के सदर तो गए चाइना, और मालदीव हमारा सार का पड़ोसी मुल्क, मतलब हम इसी रीजन में हैं, जिसको कि साउथ एशिया कहा जाता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये इन अल्फाज की बहुत ज़्यादा अहमियत रह गई है। लेकिन ये है कि बहरहाल वो मालदीव, अच्छा मालदीव में वो पहले तो पूरा ही उनका कि मतलब है कि भारत और भारत मुखालिफ के भारत को निकाला जाए, रखा जाए, निकाला जाए, तो फ़ौजें भारत की चली गई नए उनके जब वहाँ पे इलेक्शंस के बाद। लेकिन अब ये है कि वहाँ पे उनका डिफेंस पैक्ट हो गया है चाइना के साथ। अच्छा, ये जो है ना, मतलब मैं इसको, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फैसला है मालदीव का। मैं 36 स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ द हिंदू की। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ये मामला है। ये कोई आप इसको ये ना समझें कि ये तो पहले हुआ ना कि इन्होंने कहा कि एलिवेट होगा, और फिर उसके बाद ये कल ये हुआ, पहले 24 घंटों में ये हुआ है जो 35 स्लाइड है कि एज इंडियन ट्रूप्स पुल आउट, वहाँ टेक्नीशियंस पहुँचे, ट्रूप्स बाहर निकली, साथ ही दोनों मुल्कों के जो अस्करी शख्सियात थी उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया। पहले ये बात होती थी कि जी कार्गो का जहाज़ जा रहा है तो क्यों जा रहा है जी वहाँ पे, उसको तो इमदाद के लिए जा रहा है, और ये जो ऐसे नहीं, अब प्रॉपर डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। अच्छा, ये जो है ये आप ये देखें कि मतलब इसकी बहुत लॉन्ग टर्म अहमियत है। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मालदीव का और चाइना का स्ट्रेटेजिक उनका मुआहदा साइन हुआ है। अच्छा, यानी अब ये नहीं है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये नहीं है कि जी वो वहाँ पे कार्गो का जहाज़ था तो जी फौज का जहाज़ नहीं था, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जहाज़ नहीं था, ये उनकी स्ट्रेटेजिक मामला आते हुए इकॉनमी से हट के। अच्छा, ये अब पूरी सिचुएशन ऐसी है, एक डिसीजन ले लिए मालदीव ने कि हम चाइना के साथ हैं, दैट्स इट। अच्छा, ये अब सिचुएशन ऐसी है कि अब मैंने आपसे कहा कि जैसे टर्की है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे अरब ममालिक हैं, जैसे यूरोप है, जैसे अफ्रीका है, जैसे इवन इंडिया है, बांग्लादेश है, बाकी सारे मुल्क इस वक्त जो है, कई मुल्कों में इलेक्शंस होने हैं, कई मुल्कों के अंदर और मामलात हैं, एक टर्मोइल सा है पूरी दुनिया। अब वो जहाँ कहते हैं ना फासन योर सीट बेल्ट्स, कि वो अपनी सीट बेल्ट्स बांध के खामोशी से, सुकून से हालात को, मतलब ये इंतशार ज़्यादा ना बढ़े, इसमें कहीं कोई और झड़पें ना शुरू हो जाएं, कोई और तलखियाँ ना बढ़ जाएं, कोई और मामलात ख़राब ना हो जाएं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रियासतों के दरमियान ना हो जाएं, कोई ऐसे सूरत हाल उलझ ना जाए। देखें, इसमें बिल्कुल तय था कि ये जंगबंदी होनी है, ये बिल्कुल तय था, जंगबंदी नहीं हुई। ये बिल्कुल तय था कि प्यूटिन जो है वो हफ्ते 10 दिन में अमेरिकन कैलकुलेशन के मुताबिक वो सेक्शंस लगेंगे, ये होगा, प्यूटिन को ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। बाइडेन साहब को ये भी ट्रम्प पूछेंगे कि ये क्या हुआ था, अफगानिस्तान से भी तो विड्रॉल हुआ ना, वो कैसे हुआ, वो क्या हुआ। तो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के मामलात इस वक्त जो हैं वो उलझे हुए हैं, और वहाँ पर ट्रम्प दुनिया को भी मुखातिब अब करेंगे आके, और बाइडेन जवाब भी देंगे। और बाइडेन जो है वो ज़रा ज़ाहिर जवाब देते हैं तो थोड़ा सा वो फिर बड़ा सा, मैंने आपसे कहा ना कि 2020 आ गया है दोबारा, दुनिया घूम के दोबारा वो 2020 पे चली गई है। और वो ट्रम्प जिनको बहुत ज़्यादा अजब से हालात में निकाला गया था, वो गुस्से में भी हैं, और वो जो है वो मजाक पे उड़ा रहे हैं ट्रम्प बाइडेन का, और वो खुश भी है कि मेरे मुकाबले में बाइडेन ही है, कोई और नहीं है। और अमेरिकन जो हैं उनके पास जो पूरी दुनिया को जाहिर है कि लीडरशिप, और इस हवाले से वो पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं कि लीडरशिप कैसे बनाई जाती है, कैसे आपके, उनके पास कोई लीडर नहीं है, उनके पास दो ही चॉइसेस हैं, या बाइडेन या ट्रम्प। तो लीडरशिप क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मसला है बहुत बड़ा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।